चलो, हमने कल एक शब्द देखा था पदार्थ। क्या देखा? क्या भैया? पदार्थ, या इसे ही हम कहते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? नहीं सर, यहां तो नहीं है। ओके, क्या बोलेंगे हम? याद रखिएगा, द्रव्य और द्रव डिफरेंट है, ठीक है ना? द्रव्य और द्रव, द्रव एक क्या है? द्रव्य की ही अवस्था है, ठीक है? यानी द्रव्य के पापा कौन है? द्रव्य। समझने का मतलब समझो, द्रव्य एक छोटी चीज है, द्रव्य एक बड़ी चीज है, ऐसा समझो। ओके, अब आइए समझते हैं कि द्रव्य है क्या। ये शब्द सामने लिखा हुआ है। तो संसार की हर एक वस्तु, कैसी? हर एक वस्तु जो एक स्थान घेरती है, समझना बात को। जैसे कि मान के चलिए ये पानी की बोतल, क्या है ये? पानी की बोतल, ये एक स्थान घेर रही है। क्या घेर रही है? और इसका द्रव्यमान है। क्लियर हुआ? ऐसी वस्तु जो एक स्थान घेरती है वह उसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? द्रव्य। तो सर पानी या वायु कैसे द्रव्य हुआ? क्यों? पानी स्थान नहीं घेरता क्या? कैसे नहीं घेरेगा? हम इसमें भर देंगे तो पानी स्थान घेरेगा नहीं घेरेगा? इस कमरे में वायु भरी हुई है तो क्या वायु स्थान नहीं घेरी हुई है? घेरी हुई है। एक फुग्गे में यानी बलून में जब हम वायु भर देते हैं तो वो एक स्थान घेर लेती है। इसका मतलब क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस यानी पदार्थ की किसी भी अवस्था, कोई सी भी अवस्था हो, वह एक स्थान घेरती है, वह उसका द्रव्यमान होता है। जब दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तब जाके वो क्या बनता है बेटा? द्रव्य या पदार्थ। तो बताइए प्रकाश द्रव्य है या नहीं है? क्यों? स्थान नहीं घेरता द्रव्य प्रकाश, तो फिर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं होता है। याद रखिएगा, मैंने दो चीजें कही, स्थान घेरने के साथ साथ जिसका द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? द्रव्य। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, द्रव्य ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज या ऐसी वस्तु या ऐसी अवस्था। क्लियर है? या तो वो अवस्था हो सकती है, चारों उसके नाम बेटा, या तो वो अवस्था हो सकती है, क्लियर, या तो वो पदार्थ हो सकता है, क्लियर, या तो वो वस्तु हो सकती है जो स्थान घेरती है। समझ रहे हो भैया? लिखो, स्थान घेरती है। लिख गया तुम्हारा? अच्छा, लिखा हुआ नहीं, अपडेटेड करा के लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। तो देखते चलना क्या नया है, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? जो स्थान घेरती है वह उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखिए प्रकाश, या उदाहरण नोट डाल के लिख लो, प्रकाश, एग्जाम्पल बोल दिया गलती, सॉरी, नोट डाल के लिखिए, प्रकाश द्रव्य नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं होता है। क्लियर है? यह प्रश्न आ चुका है आपके एसएससी में, क्लियर है? तो हो सकता है व्यापम या पीएससी महोदय आपको पूछ लें, ठीक है? अब बात करते हैं कि सर जो ये पदार्थ है ये क्या है? आपने जब बताया कि स्थान घेर रहा है, इसका द्रव्यमान है, तो ये कैसे कैसे है? तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं तुम्हारे शुद्ध, कैसे भैया? एक होते हैं भैया आपके अशुद्ध टाइप के, कैसे भैया? तो आइए हम चलते हैं इनके क्लासिफिकेशंस में, ठीक है? इसका अगर हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म में, कौन सी, यानी तकनीकी भाषा में बात करें तो इसको हम बांटेंगे भौतिक और दूसरा रासायनिक। कौन सी भैया? भौतिक व रासायनिक। तो जब हमने देखा पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, कैसी अवस्थाएं? भौतिक अवस्थाओं में हमने तीन नाम देखे। कितने नाम देखे? पहला हमने देखा ठोस, क्या देखा? पहला नाम क्या देखा? दूसरा नाम हमने देखा द्रव, द्रव्य नहीं द्रव, क्या देखा? तीसरा हमने नाम देखा इसमें गैस, क्या देखा बेटा? अब ये तो हो गई नॉर्मल साइंस, अब अपन हो गए बड़े और अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे एडवांस साइंस। क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा एडवांस वाली। तो अब पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी बेटा? प्लाज्मा। कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था प्लाज्मा। क्लियर है? बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था की। कौन सी भैया? पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संघनन। क्या नाम है? BEC, बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन संघनन। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसकी खोज 1995 में हुई। कब हुई भैया? 1995 में। अब बात करते हैं पदार्थ की छठवीं अवस्था की। कौन सी अवस्था की? पदार्थ की छठवीं अवस्था है फर्मियन संघनन। कौन सी बेटा? जो कि 2003 में खोजी गई। क्लियर है? अब इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला मैटर क्या था? पदार्थ। क्या था? पदार्थ की भौतिक अवस्था व रासायनिक अवस्था। बात चलेगी काय की? भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था में कितने बेसिक टाइप कितने होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं इसके चौथी अवस्था की। क्या नाम है उसका? पांचवी अवस्था की बात करते हैं। क्या नाम उसका? छठवीं अवस्था की बात करते हैं। क्या नाम उसका? आइए एक एक करके समझते हैं पहले इसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में। नोट डाउन कीजिए। ये लो, दिख रहा है सबको? क्लासिफिकेशंस के नाम दिख रहे हैं बेटे? क्लियर दिख रहा है अभी ना? लिख लो, पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण। मजा आ रहा पूजा? मजा आ रहा? फिर ठीक, मजा आते रहना चाहिए, समझ रहे हो? मजा अगर कम हो गया तो पढ़ाई में कोई मतलब नहीं। और पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। लगे रहो, स्पीड में लिखिए, ठीक है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं। पहली है आपकी ठोस, दूसरी है आपकी द्रव, तीसरी है आपकी गैस, चौथी आपकी प्लाज्मा, पांचवी आपकी बीईसी, छठवीं आपकी फर्मियन संघनन। क्लियर है? वैसे मैं अलग अलग भी लिखवाऊंगा, अगर अलग अलग नहीं लिखना है ऐसा तो अलग अलग भी लिखवा रहा हूं मैं। थोड़ा मेरी आवाज तेज है तो ये मत समझा करो चिल्ला रहा हूं, ठीक है? वो अमित शाह जी का है ना जैसे बाय डिफॉल्ट वाला मैकेनिकल, वैसे अपना भी। और आकाश? हाँ बस नाम लिख लो, परिभाषा में समझा रहा हूं अभी एक एक करके। अरे नहीं भी लिखोगे नाम तो ये तो भेजूंगा आप लोगों को मैं यार। इसे कहां तक कॉपी करोगे? मैं तो पूरी किताबें छपवा दूंगा आपको, कहां तक लिखोगे? लिख गया बबलू जी? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, टेंशन लेने का नहीं। भुवन समझ में आ रहा भैया? क्या है? बढ़िया है। चलो बहुत हो गई, इधर आ जाओ। पहला है हमारा ठोस। क्या नाम था इसका? नाम से ही समझ में आता है बहुत सॉलिड आइटम है, यानी इसको इंग्लिश में अपन सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ठोस क्या है। ठोस क्या है? ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये ठोस है। क्या है? इसकी आपको एक आकृति निश्चित दिख रही होगी। कैसी दिख रही होगी? यानी ठोस की आकृति निश्चित होती है। क्लियर है? ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरी चीज, नॉर्मली मैं इसको कितना भी प्रेशर लगाऊं, मैं नॉर्मली इसको कितना भी प्रेशर लगाऊं यानी कितना भी संपीड्य करूं, क्या करूं? मैं कितना भी संपीड्य करूं इसके आकार में चेंज नहीं होगा। लेकिन मेरी जगह कोई हाथी आ जाए, वो मारेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। इसका मतलब एक सीमा तक इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या आई हमारे सामने कि ठोस कैसा होता है? निश्चित आकृति का हो। कैसा होता भैया? यानी ठोस जो होता है वो निश्चित आकृति व आकार का होता है, पहली चीज। दूसरी बात, क्यों होता है? क्योंकि इनके अंतराणुक बल प्रबल होते हैं। क्या बेटा? इनके अंतराणुक बल प्रबल होते हैं। जैसे मान के चलिए आपका ये मोबाइल, क्या है? ये मोबाइल को मैं दबा रहा हूं तो क्या दब रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो आपस में छोटे छोटे कण हैं, इसमें जो छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना हुआ है, ये बहुत ही मैनर्ड तरीकों में सजाया गया, जमाया गया है। ठीक है? इसको जो हमने बनाया है तो इसमें एक प्रबल अंतराणुक बल होता है। क्या होता है? यानी इनके अणुओं के बीच में एक अंतराणुक बल काम करता है। यानी अणुओं के अंदर अंतराणुक, क्लियर हुआ? अणुओं के बीच में कार्य करने वाला बल अंतराणुक बल। क्लियर है? तो ठोस का अंतराणुक बल कैसा होता है? प्रबल होता है। इसीलिए उनकी आकृति को
डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात को। अब वही बात करते हैं हम काय की बेटा, द्रव की। किस चीज की बात करते हैं, किस चीज की बात करी हमने? तो अभी पानी काय में भरा हुआ था आपका, बोतल में। मैंने इसको धीरे से काय में गिराया, जो क्वांटिटी इसमें आई है, मान के चलिए 20 ml क्वांटिटी इसमें आई। कितनी ml? वही 20 ml क्वांटिटी इसमें भरी हुई थी, तो कैसी थी? फैली हुई थी। कैसी थी? अभी उसको मैंने कैसे मिला के कर दिया, यानी उसका आयतन मैंने चेंज कर दिया। क्वांटिटी सेम है, 20 ml इसमें था, 20 ml इसमें है, लेकिन मैंने क्या चेंज कर दिया? इसके आयतन को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि ठोस के आकार व आकृति को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन द्रव के आयतन को चेंज नहीं किया जा सकता है, आकार को चेंज किया जा सकता है। यानी 20 ml 20 ml ही रहेगा, चाहे आप थाली में डाल दो, चाहे जमीन पे फेंक दो, या किसी बोतल में संरक्षित रख लो, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम गैस की। क्या की? ये कौन पिएगा, नीट कौन लगाएगा? एनीवन? कोई बात नहीं, जो समझ गया वो बड़ा हो चुका है, और जो नहीं समझा वो अपनी उम्र में जी रहा है। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं हम गैस की। काय की बात करेंगे? तो गैस, मान के चलिए एक बलून में गैस भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? यानी एक गुब्बारे में गैस भरी हुई थी, मैंने धीरे से उसमें पिन मार के उसको फोड़ दिया। तो वो जो गैस भरी हुई थी, अब कितने में फैल गई? वो जितना वातावरण उसको मैक्स टू मैक्स मिल गया, एक कमरा मिल गया तो वो कमरे में भर जाएगी, दरवाजा खोल दो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। तो सबसे पहली चीज लिखिए, आकार व आयतन। ठोस, देखो बेटा ऐसे देखो, ऐसे 3 लाइन बना लो, ठोस द्रव व गैस वाली। ये ऐसे 3 सेक्शन बना लीजिए, और इसमें अपन लिखवाएंगे यहां पे इसके गुण या क्वालिटीज। ठीक है, और आपको यहां पर एक एक करके मेंशन करते जाना है। ठीक है, तो हमने हाँ जी, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ये आपकी हेडिंग्स हो गई। ओके, अब इनके अंदर हम पढ़ेंगे यहां पर गुण। गुण में जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसका आकार। क्या पढ़ा बेटा? आकार या आकृति। तो हम लिखेंगे ठोस का आकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब मैं बोलूंगा द्रव के बारे में तो द्रव के सेक्शन में लिखिएगा, जब मैं बोलूंगा गैस के बारे में तो आप गैस के सेक्शन में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए लिखिए, ठोस का आकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या उसकी एक निश्चित आकृति होती है। ठीक है, द्रव का आकार परिवर्तित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सब समझदार तो हो यार, फालतू पढ़ने आ जाते। गैस का चेंज हो जाता है या अनिश्चित होता है आकार, कुछ भी लिख लो। गैस का आकार अनिश्चित होता है, परिवर्तनीय होता है। अब बात करते हैं इसके आयतन की। काय की प्यारे? किस चीज की? आयतन की। ठीक है ना? निश्चित होता है, ठोस का भी निश्चित होता है, गैस का निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आयतन यहां देखो बबलू, आयतन ठोस का निश्चित नहीं होता है, आपके द्रव का भी निश्चित होता है, ठोस का निश्चित होता है, केवल गैस का निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है कि आयतन आपके काय का निश्चित होता है? गैस का। किसका परिवर्तनीय होता है? गैस का। बाकी सबके फिक्स होते हैं। लिख लीजिए, आयतन समझ गए ना? जैसे मान के चलो समुद्र में एक बाल्टी पानी आप फेंक दोगे तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, हाँ उसकी डिजाइन चेंज हो जाती है कि अभी आपके बाल्टी के शेप में भरा हुआ था, अब वो क्या हो गया? फैल गया। ठीक है, और वहां आकाश नहा रिया था, उसने लोटे भर लिया। ठीक है ना? समुद्र में लोटा लेके मत नहाना, सीधे रुक जाना है, ज्यादा डीप में ही मत जाना। छोटा सा आकाश मछली उठा के ले जाएगी बड़ी सी, बोले चल वहीं खेलें गुड्डू गुड्डू। हो गया आयतन आकार में क्लियर कर। ओके, अब बात करते हैं, यहां पर हेडिंग डालिए अंतराणुक बल। इधर क्या डालेंगे? अंतराणुक बल। क्या डालेंगे भैया? अंतराणुक बल। अच्छा फोन इधर ही पड़ा है। हेलो, क्लास में बेटा, क्लास क्लास
हाँ चले जाओ, ठीक, चलो ठीक है। अब इसका आप बात करते हैं अंतराणुक बल की, ठीक है। तो सबसे प्रबल होता है कहां? ठोस में। अंतराणुक बल समझे आप? देखिए अंतराणुक बल समझ लेते हैं पहले अपन। जाओ प्यारे, इसको मिटाते कहां से रे? अच्छा इधर है। देखो बात करते हैं इसकी एक आकृति की। अंतराणुक बल समझ लो, ठीक है। ये आपका एक शेप है, ओके। ये आपका द्रव का शेप है। किस चीज का भैया? ये आपका गैस का शेप है। क्लियर है? ओके। हम बात करेंगे ठोस में किस प्रकार की संरचना होती है या उनका अंतराणुक बल कैसा होता है। ये देखो प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा ये, इसमें आपको जरा भी गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसा सेट रहेगा ये? कुछ इस तरह। क्लियर है? इसमें आपको कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती है। जिस प्रकार से 52 नंबर की 52 सीट वाली बस में 80 लोग भर जाते हैं, तो उसमें क्या हिलने की जगह रहती? कहीं से नहीं रहती ना। उसी प्रकार से ठोस है। यहां पे क्या होता है? प्रॉपर तरीके से एक बेल मैनर्ड शेप में इसको क्या किया जाता है? गठित किया जाता है, संरचना इसकी की जाती है। क्लियर है? ये यहां पर ऐसे रहते हैं, क्या? ठोस। हम बात करते हैं द्रव की। मतलब एक संगीत के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके आसपास भी लोग हैं ऐसे। हम बात करते हैं गैस की। किसकी? द्रव की। किसकी? तो इसे हम थोड़ा कम प्रबल मानेंगे इसके कंपैरिजन में। यानी सबसे प्रबल किसका? ठोस का। किसका प्यारे? इससे कम प्रबल किसका? और सबसे दुर्बल किसका? यहां पर ऐसे रहते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार से होते हैं। अब समझ में आ गया ठोस, द्रव व गैस में डिफरेंस। तो पहला आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसकी आकृति निश्चित होती है? तो ठोस की आकृति निश्चित होती है। क्लियर हो चुका है आपको? और काय की होती है आकृति निश्चित? गैस की होती, द्रव की होती है क्या? नहीं। हाँ पक्का? चेंज नहीं होती? पक्का? अभी तो समझाया कि वॉल्यूम निश्चित रहता मात्र उसका। भूल गए तिल्ली? सिर्फ ठोस की आकृति निश्चित होती है। क्लियर है? द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। और हाँ आकृति चेंज होती रहती, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? ओके, समझ गए अंतराणुक बल? तो लिखिए ठोस का अंतराणुक बल प्रबल, द्रव का अंतराणुक बल ठोस से कम व गैस से ज्यादा। जो द्रव है उसका अंतराणुक बल बबलू जी ठोस से कम व गैस से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बीच की मात्रा है, ठीक है। सीधी सीधी बात यह है कि आप इसे मुक्का मारोगे हड्डी टूटेगी। मेरी बात समझ? पानी में मुक्का मारोगे क्या होगा? थोड़ा गीला हो जाएगा। हवा में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस ये अंतराणुक बल होता है बेटा, और कुछ नहीं होता इसके अलावा, ठीक है। अंतराणुक बल मतलब होता है कि आपके अंदर जो अणु है उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है। क्लियर? गैस में सबसे दुर्बल, दुर्बल। कोई डाउट? बताओ हो तो अभी भी बोल दो, हो तो नहीं है। चौथा डालिए संपीड़न। क्या डालेंगे उसी में? संपीड़न। अब बात करते हैं हम ठोस, द्रव व गैस के संपीड़न की, ठीक है। ये एक ढक्कन, ये एक ढक्कन कैसा है? ठोस है। अभी कैसा भैया? मैं ऐसे एक लिमिट तक दबाऊंगा, इसका कुछ होगा क्या? नहीं होगा। यानी इसमें आकर्षण बल कमजोर है। क्या है? आकर्षण बल कैसा है? अभी इसमें प्रतिकर्षण बल प्रॉपर है। कैसा? आकर्षण मतलब क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करने वाला। प्रतिकर्षण मतलब दूर करने वाला। तो इसमें प्रतिकर्षण बल नॉर्मल है और आकर्षण बल कैसा? अभी कमजोर है। लेकिन मैं इसको एकदम ऐसे पकड़ के अच्छा मसोक के दबा दूं तो क्या होगा? आकर्षण बल कमजोर होकर प्रतिकर्षण बल भारी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो अभी ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन थे, ये एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? मैं यहां से लट उठा के, जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस आती थी, लोग चाय की दुकान पे बैठे रहते थे, तो उनका आकर्षण कैसा था? सामान्य था, ठीक है। उनने पुलिस को देखा, उनका प्रतिकर्षण बल अपने आप बढ़ जाता था कि जैसे जैसे पुलिस पास में आएगी, चाय पीने वाले वैसे वैसे स्पीड में भागेंगे। समझ गए बात को आप लोग? ओके। यानी क्या मतलब होता है कि आपने अगर आवश्यकता से ज्यादा बल लगा दिया तो ये मेटल अपना स्थान छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। हो सकता है मैं आकाश को उठा के उसकी टेबल पर बैठ जाऊं, आकाश बबलू को उठा के पटक दे, बबलू जाए पंकज को धर पीटे। इसको बोलते हैं अपने स्थान को छोड़ना। क्लियर हुआ? तो लिखिए ठोस संपीड्य नहीं होते हैं
ठोस संपीड्य नहीं होते हैं। एक सीमा के पश्चात यानी एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद ये विपरीत बल के समान कार्य करने लगते हैं, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। क्लियर है भैया? अब तुम ये मत कहने लगना कि सर हीरा को दबा के दिखाओ, तो हीरा नहीं दबाया जा सकता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं उनको नहीं दबाया जा सकता। हम बात करेंगे यहां पे कॉमन चीजों की। ठीक है, अपवाद वाली चीजों को हम अलग से नोट डाउन करके लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? बबलू समझ में आ गया? बबली लेके आएगा, फिर जल्दी नौकरी लगा ले, बबली आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहां समझ गए बात को? अब क्या द्रव को संपीडित किया जा सकता है? क्यों, पानी को आप प्रेशर डाल के बंद नहीं कर सकते किसी चीज में? किया जा सकता है, लेकिन कम मात्रा में। कैसा? क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे फाइनल स्टेज गैस की। क्या गैस को संपीडित किया जा सकता है? हाँ, फुग्गा भरते हो फूंक मार के, बस तो उसको संपीडित करना वही तो कहलाता है। यानी दाब लगाकर, क्या लगाकर? दाब लगाकर गैस को संपीडित किया जा सकता है। लिख लीजिए, दाब लगाकर गैस को संपीडित किया जा सकता है। अब आपका प्रश्न आएगा, बताइए सबसे ज्यादा अंतराणु का बल किसमें होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस में होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए दाब लगाकर संपीडित किसे किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गैस को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आयतन में परिवर्तन किसके नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ठोस व द्रव। ठोस व द्रव। अगर आपसे पूछा जाता है बताइए किसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा ठोस। क्लियर है? ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके उठ के थ्योरी से आते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? कोई टेंशन? गर्मी तो नहीं बढ़ रही दिमाग में? बड़े तो ठंडा कर लेना, पंखा चलाना। ठीक है, चलो संपीड्य हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? प्यारे कोई डाउट? चलो वेरी गुड। खैर बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हो, डाउट आता भी नहीं। अब देखो बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। किस चीज की भैया? अब जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? क्या तापमान बढ़ने से क्या होता है? ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस लोहे में क्या फर्क पड़ेगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ाओ टेम्परेचर, पिघल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठोस को द्रव में बदलना ठोस का गलनांक कहलाता है, या पदार्थ का गलनांक कहलाता है। समझ गए बात को? जैसे ठोस हमारा गलना प्रारंभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस का गलना या वस्तु का गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, अब मान के चलो ये पानी का बोतल यहां रखा है, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया। कहां रख दिया? तो धीरे धीरे जब वह जमने लगता है, कैसा भैया? तो उसमें तापमान बढ़ता है घटता है? कैसे जमेगा? जब तापमान कम होता है, डिग्री 0 डिग्री पे होता है, उससे माइनस पे होता है। ठीक है, तो वहां क्या होता है? पानी बर्फ बनने लगता है। क्या होता है भैया? तो उस स्थिति यानी जब द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है, कैसा? जब द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे हिमांक स्थिति ज्ञात करना कहते हैं। कौन सा बिंदु कहलाएगा वो आपको? वो हिमांक। और जब अपना गलना प्रारंभ होगा तो वो गलनांक। हिमांक व गलनांक में डिफरेंस समझ में आ गया? कोई टेंशन? चलो लिख लो। लिखिए, तापमान बढ़ने पर ठोस का आकार व उनके बीच अंतराणुक बल आकर्षण से विकर्षण में परिवर्तित हो जाते हैं। आकर्षण से विकर्षण में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ऐसी स्थिति में ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो प्यारे क्या बोलते हैं इसे? वस्तु का गलना या उसका गलनांक। ठीक है, या ठोस का गलनांक। क्या बोलेंगे भैया?
लिख गया, ठीक है। और छोटी सी परिभाषा के रूप में या चित्र के रूप में समझ लेते हैं। ये क्या है भैया, क्या है ये, ठोस। ये क्या है, क्या है ये, द्रव। तीसरा ये क्या है, क्या है प्यारे, अब जब इस अवस्था से इस अवस्था में लाने के लिए व इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है पानी का। काय का भैया, जब बर्फ होती है, क्या होती भैया, जब हमारी बर्फ होती है तो ये जो बर्फ महोदय हैं, जैसे ही तापमान बढ़ा, जैसे ही तापमान बढ़ा तो सबसे पहला फर्क काय का पड़ता है, तापमान पर। तो ठोस पर किस चीज का फर्क पड़ता है, तापमान पर। अगर प्रश्न आता है बताइए ठोस पर तापमान का फर्क क्या पड़ता है, नीचे अगर लिखा रहता है कि तापमान बढ़ने पर वह गलने लगता है तो वह सही होगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपकी थ्योरी से ही बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले ठोस का द्रव में परिवर्तित होना कहलाएगा पिघलना। क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा बेटा, समझ में आ रहा है। द्रव से गैस में परिवर्तित होना, द्रव से गैस में, यानी पहले अपन ने बर्फ को क्या बना लिया, पानी। क्या बना लिया, यहां पे हमको मिल गया आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है, तो हमने आज ब्लू है पानी पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी को गैस बना के उड़ा दो। क्या बना के उड़ा दो, तो इसको कहेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे, क्लियर है आपको। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। हाँ, पक्का नहीं है कि है, चलिए अब बात करेंगे गैस का ठोस में बदलना। क्या कहलाएगा बताओ, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, निक्षेपण। क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, गैस का ठोस में बदलना कहलाएगा आपका निक्षेपण, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ओके। अब बोलो, बता दो। अब ठोस का गैस में बदलना कहलाएगा आपका ऊर्ध्व पातन। क्या कहलाएगा प्यारे, ऊर्ध्व पातन। अब इस गैस का द्रव में बदलना, क्या, गैस का द्रव में बदलना कहलाएगा संघनन। क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका संघनन। समझ में आ रहा है, कोई डाउट। अब आपने अवस्था जो चौथी पांचवी अवस्था सुनी है, बोस आइंस्टीन संघनन, मैं उसको समझाऊंगा तो आपको ये संघनन समझ में आ जाएगा। ओके, आपके लिए हो सकता है एक ये निक्षेपण और एक ये संघनन, दो नए शब्द हों, ठीक है। ऊर्ध्वपातन तो नया नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप लोग के घर में कपूर की आरती होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वाली होती है। उस आरती में आपने देखा होगा कपूर क्या होता है, सीधे धुआं हो जाता है। क्या हो जाता है, धुआं हो जाता है। उसी स्थिति को बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। आपने समुद्र से पानी निकाला, समुद्र से पानी निकाला, आप खुले बाल्टी में उसको रख दो धूप में, पानी सीधा उड़ जाएगा, वहां क्या बचेगा, केवल नमक। क्या बचेगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आइए और समझते हैं। इतना ये लिखा आप लोगों ने, तीनों स्टेप इसके, ठीक। अच्छा ये बताओ गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या है, संघनन। क्या है, द्रव का ठोस में बदलना, हिमीकरण। भाई पानी का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण। यह कहलाता है आपका हिमीकरण, ठीक है। इसका मतलब हमें पदार्थ के कन्वर्जन में 6 प्रकार के नाम मिले। कितने प्रकार के मिले, 6 प्रकार के नाम। ठोस यानी बर्फ, जब वह पानी बदलता है वह कहलाता है पिघलना या गलना। क्या कहलाएगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, गलना या पिघलना। क्लियर है। अब जब पानी बन गया उसको हमने हवा में उड़ा दिया और गर्म किया, वह वाष्पित हो गया, तो वो क्या बन गया, वाष्पन होके हवा बन गई, ठीक है। तो हमारा नंबर 2 स्टेप क्या है, वाष्पन। क्या है, वापस से हमने ठोस द्रव गैस को ठोस बना दिया। क्या किया, गैस को ठोस बना दिया, यानी निक्षेपण। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, पिघलना। दूसरा
वाष्पन, तीसरा निक्षेपण। अब इसी की हम उल्टी क्रिया चलाएंगे। कैसी क्रिया चलाएंगे? जब ठोस से सीधे गैस बनानी हो, क्या बनानी हो? ठोस से सीधे गैस, तो ये कहलाएगी ऊर्ध्वपातन। क्लियर हुआ? जब गैस से आपको द्रव बनाना हो तो ये कहलाएगा संघनन। क्लियर हुआ? जब आपको द्रव से ठोस बनाना हो तो ये क्या कहलाएगा? हिमीकरण। क्लियर है? तो 6 स्टेप के नाम लिखिए। द फर्स्ट वन इज पिघलना। पहले 6 हेडिंग डाल लो आप लोग। पिघलना, दूसरे नंबर पे वाष्पन, तीसरे नंबर पे ऊर्ध्वपातन, हाँ बता रहा, 4 पे निक्षेपण, 5 पे संघनन, 6 पे हिमीकरण। चलो बोल देता हूं, लिखो। 1 नंबर पे पिघलना, समझ में आ रहा? पिघलना, ठीक है। नंबर 2 पे लिखो वाष्पन। नंबर 3 पर आप लिखिए निक्षेपण, ठीक है। सीक्वेंस में लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। निक्षेपण। अब नंबर 4 पे लिखिए ऊर्ध्वपातन। नंबर 5 पे लिखिए संघनन। नंबर 6 पर लिखिए आप लोग हिमीकरण, ठीक है। समझ में आया इतना? वाष्पन की वो पिघलने की परिभाषा लिखिए, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, ठीक है। ठोस का द्रव में परिवर्तित होना यानी बर्फ का पानी बन जाना क्या कहलाता है? पिघलना या गलना। क्लियर है? आप कहीं पर भी जाते होंगे, सोनार के यहां जाते होंगे तो देखते होंगे वो सोने के छोटे से टुकड़े रहते हैं उसके पास, उसे क्या करता है? पिघला के पानी बनाता है, ठीक है। फिर उसको सांचे में डाल के वो चैन, हार, अंगूठी, इन सब चीजों को बनाता है, ठीक है। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई? पहले उसने एक ठोस चीज को क्या किया? गलाया, फिर उसको सेप दिया, अगेन उसको ठोस बना दिया, ठीक है। यानी सोनार किन किन विधियों पे काम करता है? पहले वह काम करता है पिघलने पे और वापस से वो उसके हिमीकरण पे काम करता है, ठीक है। यानी पहले वो उसको पिघलाता है और वापस से फिर से उसको वो जमाता है, ठीक है। पिघलना लिख चुका है, ठोस का द्रव में बदलना। दूसरा लिखिए वाष्पन, द्रव का गैस में बदलना। पानी को उबालते रहते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे पूरा पानी छूमंतर काली कलंतर हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा कितने लोग करते हो? चाय चढ़ा के नहाने चले जाते हो? चाय चढ़ा के नहाने चले जाने वाले सिस्टम किसी का है? मतलब नहाते कम लोग कहलाए फिर? होता है ना। तो क्या होता है? उबालते उबालते इतना कम हो जाता है कि वो पूरा उड़ जाता है, फिर गलती है मम्मी से पिटाई, समझ रहे हो। और बाहर आ गए तो क्या अपन राजा, कुछ भी करो, ठीक है। तीसरी अवस्था लिखिए इसकी आप, ऊर्ध्वपातन, सॉरी निक्षेपण, गैस से ठोस में बदलना, ठीक है। चौथी अवस्था लिखिए, हाँ जी आराम से आराम से। बबलू तीसरा लिख गया आपका। पहला क्या था? पिघलना, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना। दूसरा क्या था आपका? वाष्पन, द्रव का गैस में परिवर्तित होना। तीसरा क्या है आपका? गैस से ठोस में आना यानी निक्षेपण कहलाना। अब वापस हम आते हैं कि ठोस को गैस बनाते हैं तो आएगा ऊर्ध्वपातन, चौथी स्टेट। लिखिए ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन लिख गया, ठोस का गैस में परिवर्तन करना ऊर्ध्वपातन। अब लिखिए संघनन, हाँ जी बेटा, कपूर है ना, कपूर, कपूर को अपन जलाते हैं ना, वो हवा हो जाता है ना, तो इसमें क्या है इतना कठिन समझने वाला? ऊर्ध्वपातन क्या होती है? ऐसी अवस्था जिसमें ठोस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, किसको समझ में नहीं आया? एनीवन? ऐसे हाथ पर उठाया करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, ठीक है। नहीं उठा लिया करो, जिसे समझ में ना आए कॉन्फिडेंस मत बढ़ाओ, अपना डाउट क्लियर करो। क्लियर है? इसके बाद लिखिए संघनन, लिखिए संघनन जी, गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। हाँ गली क्लास में लगा रहे, ठीक है। हाँ क्लास में हम, ठीक है। हाँ। लास्ट लिखिए हिमीकरण, क्या? द्रव का ठोस में परिवर्तित होना। आप लोगों ने बचपन में शौक के मारे आइसक्रीम बनाना सीखा होगा,
बढ़िया अपन ने दूध लिया, उसमें शक्कर डाली, कस्टर्ड डाला थोड़ा सा अपन ने, और उसको जमा के कहाँ दिया, फ्रिज के वो खांचे में, ठीक है, और उससे अपनी छोटी छोटी आइसक्रीम जम गई। ऐसी होता है ना, तो वही तो अपना हेमीकरण है, वो क्या है इसका अलग, ठीक है। चलिए समझ में आया इतना। अब जो हमारा पदार्थ महोदय हैं, कौन महोदय, तो पदार्थ महोदय जो बनते हैं वो काय से बनते हैं, छोटे छोटे अणुओं से। काय से बनते हैं, हाँ, हर चीज अणु से ही बनी हुई, मिलके हर चीज छोटे अणुओं से मिलकर ही बनी हुई है, ठीक है, क्लियर है। चलो ठोस हो गया था आपका, द्रव हो गया, गैस हो गया। अब अपन आते हैं कहां, प्लाज्मा महोदय पर। काय पर आते हैं अपन, तो प्लाज्मा क्या होता है, बहुत सरल सी परिभाषा में समझते हैं, ठीक है। आपने वेल्डिंग वाले को वेल्डिंग करते देखा है, तो देखा होगा एकदम चिंगारी छूटती है, ठीक है ना। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जो उच्च आवेश के कारण हमें दिखाई देती है या उच्च आयनित होने पर हमें दिखाई देती है, वह कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है, एकदम से यहां पे अगर बिजली स्पार्किंग हो जाए, क्या हो जाए, स्पार्किंग, फड़ाक उड़े एकदम से, तो क्या करोगे, भागोगे। ये प्लाज्मा की अवस्था यानी पदार्थ की चौथी अवस्था है, बिजली का फटना। जो स्पार्किंग होती है ना, वो उसका एग्जाम्पल है। हम वेल्डिंग करते हैं, जो चिंगारियां छूटती हैं, वो काय का एग्जाम्पल है, प्लाज्मा का। क्लियर हुआ। आपके ऊपर जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बेटा, ट्यूबलाइट। क्या लगा हुआ है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसका उदाहरण होता है, काय का उदाहरण है ये, प्लाज्मा का। जो हमारे नियॉन बल्ब होते हैं, क्या ये काय का उदाहरण होते हैं, प्लाज्मा का। इसका मतलब यह होता है जब इस सामान्य अवस्था में, जैसे सूर्यदेव काय का उदाहरण है, हमारे सूर्य देवता हमारे प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाप है वो, क्या है वो, द फादर ऑफ प्लाज्मा। लिखना मत कहीं, बता रहा हूं सिर्फ, क्यों, क्योंकि वो बहुत उच्च आवेश में है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आयनीकृत अवस्था में। कैसी अवस्था में है, तो जब आपका ताप आयनीकृत अवस्था पे पहुंच जाता है, यानी इस तार में अगर 10 वाट की बिजली छेने की क्षमता है और आप यहां 11 या 12 वाट डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, भ्रूम। क्या हो जाएगा, भ्रूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भ्रूम आएगा, भ्रूम हमारा क्या है, प्लाज्मा है। क्लियर हुआ। लिखिए, प्लाज्मा, लिखिए, प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा, प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा व अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा व अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। उत्तेजित कण, कणों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा तथा अत्यधिक उत्तेजित कणों से मिलकर बना होता है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। हाँ? ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ गए बात को। एग्जाम्पल लिखिए इसके, लिखिए, फ्लोरसेंट ट्यूब, फ्लोरसेंट ट्यूब, देखो बेटा यहां लिखा हुआ है, नहीं है, ये लिखा, फ्लोरसेंट ट्यूब व नियॉन बल्ब, फ्लोरसेंट ट्यूब व नियॉन बल्ब। रट जाना चाहिए, बहुत फोड़ाई मारूंगा दोनों को, डबल से पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्या लिख लीजिए, स्पार्किंग, बिजली में जो स्पार्किंग होती है ना, ठीक है ना, लिख लो बिजली की स्पार्किंग। बिजली की स्पार्किंग, कई बार आपने देखो ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, आग लग जाती है उनमें, वो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। क्या है ना, एकदम नेचुरल एग्जांपल से समझोगे तो उसमें आपको कभी भी भूलती नहीं है चीजें, ठीक है। परिभाषा भूल भी गई मान लो अगर आपको, तो आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। और लिखिए, वेल्डिंग करते समय वेल्डर को जो बिजली दिखती है या आपको हमें जो बिजली दिखती है, ठीक है ना, वो, या लिख लो टांका लगाते समय उत्पन्न बिजली। क्या लगाते समय, टांका। वो टांका फिर आते हैं अपन, वो वाला नहीं, वो जो अपन लोहे में लगाते हैं टांका, टांका लगाते समय उत्पन्न बिजली। क्लियर हुआ, समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं
ये जो चौथी अवस्था है ये क्या है? बोस ये इसका लिखना हो तो लिख लो, प्लाज्मा की खोज 1920 में, प्लाज्मा की खोज 1920 में इरविन लैग मुइर, इरविन लैग मुइर ने की। ये कहां के हैं? अमेरिका। इरविन लैग मुइर ने की, ये कहां के हैं? अमेरिका के। ठीक है, सुनो एक काम करते हैं, ये बोस आइंस्टीन वाला अपन बाद में लिखेंगे। एक काम करो, पहले गैस पे आओ जरा, दो तीन चीजें आपको बताना है मुझे। जो ये गैस वाला चैप्टर है ना, ठीक है, इसमें आजकल ना व्यापम सवाल पूछने लगा है। क्या पूछने लगा है? कुछ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके। तो तीन प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं गैस से, ठीक है। तो हम तीन नियम लिखेंगे गैस के। काहे के? तो गैस के हमारे तीन नियम हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं आपका वॉयल का नियम। किसका नियम? ठीक है, रॉबर्ट वॉयल द्वारा दिया गया वॉयल का नियम, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। किसका पढ़ते हैं? चार्ल्स का नियम। और एक हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो का नियम। क्लियर है? और चौथा हम पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम। तो चार नियमों पर अब व्यापम ने 2021 से, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने चालू कर दिए कि बताइए ताप के बढ़ने पर आयतन में क्या अंतर आएगा, बताइए दाब के बढ़ने पर आयतन में क्या अंतर आएगा, बताइए गैस की विसरण दर का इसके घनत्व पे क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो आइए हम उन चार नियमों के बारे में पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन संघनन। ओके, चलिए लिखिए। ये तो अपन देख ही चुके हैं ना, ये अंतराणुक बल दिखा रहा था जो आप लोगों को मैं, ये अंतराणुक बल के बारे में दिखा रहा था, कैसे वेल मैनर्ड होते हैं, ठोस में, द्रव में थोड़ा सा आयतन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, और गैस में तो क्या है, भगवान भरोसे, अल्लाह मालिक। ठीक है, ये आपके प्लाज्मा के एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। क्या है? बिजली। कौन सी बिजली? बिजली 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 वाली बिजली। ठीक है, ये क्या है? फ्लोरेसेंट ट्यूब, और ये आपके ज्वालामुखी फट रहे हैं जो, ठीक है, वो सब काय के उदाहरण है? आयनीकृत अवस्था के। कौन सी बेटा? आयनीकृत अवस्था क्या है? एकदम मतलब प्रो लेवल, किसी भी एक लेवल का मैक्सिमम लेवल होता है ना, उसके बाद वाला जो लेवल होता है वो कहलाता है आयनीकृत। ठीक है, मान के चलो किसी भी तार की एक कैपेसिटी है कि मान के चलो आपका ये 2 वाट की क्षमता सहने का है बल्ब का, और आप इसमें 100 वाट का बिजली लगाओ तो क्या होगा? बल्ब आपके मुंह पे आ जाएगा भाई, जो उसके पास जाएगा उसके मुंह पे नहीं आएगा। तो ये कहलाता है आपकी आयनीकृत अवस्था। इसके केवल एग्जांपल्स आपको याद करने, और कुछ ऐसा अलग से नहीं है। ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे बीईसी वाला, ये परसों पढ़ेंगे अपन, आखिरी अवस्था इसकी। अच्छा, यहां से होमवर्क है आपको, पहला होमवर्क देख तो लिया किसी ने? कल तो बताऊंगा क्योंकि आज नहीं बताना है। ठीक है, चलो लिखो, लिखिए चार्ल्स का रुक जाओ, ये लिखो बॉयल का नियम। लिखिए आदर्श गैस का दाब, आदर्श गैस का दाब व आयतन में संबंध बताता है। आदर्श गैस का दाब व आयतन में संबंध बताता है। कौन बताता है? तो एक बॉयल अंकल थे, वो हमारे पास आए और अंकल ने क्या किया, हमें सिखाया कि बेटा एक आदर्श गैस के दाब यानी पी, पी मतलब दाब, प्रेशर। क्या बेटा? और दूसरा क्या बोला उन्होंने? ताप। क्या बोला? तो जब बॉयल जी आए, कौन आए हमारे? अंडा बॉयल मत करने का काज जन कि पीछे बॉयल बोल रहा हूं तो आके कहो गैसेस में सेकने लगो बैठ के। बात करते हैं हम बॉयल के नियम की। तो इन्होंने क्या बताया कि एक गैस की दाब में और ताप में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब संबंध वो लिखिए नीचे, इसके बाद लिखिए एक गैस स्थिर ताप पर, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर
किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर, किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। एक मिनट को नहीं, समानुपात मतलब होता है उसके परफेक्ट में रेशियो होना उसका, ठीक है। अरे यार सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती लिखो यार। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा कर दो, उल्टा 1/v कर दो बस। हाँ, जो उसका दाब है उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा, जस्ट उल्टा उसका, ठीक है। हाँ, वी यानी वॉल्यूम, आयतन, आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अब यहां बात सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे, ये किसका किसका संबंध है? आदर्श गैस के ताप व दाब का। किस चीज का? आदर्श गैस के ताप व दाब का। तो जब मैंने बोला कि किसी परम ताप पर, यानी किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कैसे? एक स्थिर टेम्परेचर पर जो उसका दाब होता है, क्या होता है? दाब यानी प्रेशर, उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है तो आयतन आपका घटेगा। क्या होगा? आयतन आपका घटेगा। अगर आपका आयतन बढ़ता है तो आपका प्रेशर घटेगा, यानी उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो जो वॉयल जी ने नियम दिया था उसके हिसाब से अगर आपसे प्रश्न आता है कि बताइए किसी स्थिर ताप या परम ताप पर दाब बढ़ने पर आयतन में क्या फर्क आएगा, तो दाब बढ़ने पर आयतन घटेगा। तो आपको याद क्या रखना है? P समानुपाती 1/v, यानी प्रेशर वॉल्यूम के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उसके उल्टा है, जस्ट उल्टा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो दाब आपका घटेगा, अगर दाब आपका बढ़ता है तो वॉल्यूम आपका घटेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न आपके यही पूछे जाए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके साइंस में वो इस प्रकार आते हैं कि बताइए अभी टेम्परेचर कैसा था? 30। कैसा था प्यारे? 30 था। अब टेम्परेचर हमने कर दिया है क्या? 40। तो बताइए ये जो ताप हमारा 30 था, अब ये क्या आएगा? इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? ठीक है, तो ये घटेगा क्योंकि यहां पर हमने इसको बढ़ा दिया है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें इसको घटाना होगा। क्लियर है? तो इसमें थ्योरी ही पूछी जा रही है अभी भी। इसके बेसिस पे जो पूछा जाता है वो क्या है? थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? कि बताइए दाब बढ़ने पर, कैसे होने पर? बढ़ने पर आयतन में क्या फर्क आएगा? तो आयतन हमारा घटेगा, ठीक है। और आपका दाब अगर घट रहा है तो आयतन क्या होगा? आपका बढ़ेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, लिख लीजिए। ये कॉपी कर लिया। अब अगला लिखिए चार्ल्स का नियम। किसका? अगला किसका नियम है? किसका? चार्ल्स का नियम। लिखिए स्थिर दाब पर, दाब यानी प्रेशर, स्थिर दाब, दाब कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब है यानी कांस्टेंट प्रेशर है, उसमें गैस का आयतन या गैस का वॉल्यूम परम ताप के समानुपाती होगा, यानी टेम्परेचर के समानुपाती होगा। लिखिए, देखो मेरी बात सुनो, ये जो बॉयल आए थे, कौन आए थे? बॉयल। इन्होंने दिया था बेटा काय पे? स्थिर ताप पे, ठीक है। देखो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इधर आओ, ये देखो इधर आओ। यहां पर एक सेक्शन में हम बनाते हैं बॉयल का नियम। किसका नियम बनाते हैं? यहां लिखते हैं हम चार्ल्स का नियम। किसका लिखते हैं? किसका भैया? तो बॉयल जी जब आए तो इन्होंने क्या कहा? स्थिर ताप पर, काय पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्लियर है? ओके,
इन्होंने कहा स्थिर दाब पर। क्या बोले इन्होंने? अब समझ गए डिफरेंस दोनों में। चार्ल्स ने दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट करके, और बॉयल ने दिया टेम्परेचर कांस्टेंट करके। क्लियर है? इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आपकी गैस में आ रहा है। काय में आ रहा है? गैस और उसके आयतन पे। ठीक है, जब यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर, तो आपका जो प्रेशर है ये ऐसा आएगा। कैसा आएगा? उसके व्युत्क्रमानुपाती। कैसा आएगा? उसके व्युत्क्रमानुपाती। और जब बात आती है आपकी काय की? टेम्परेचर की। काय की बेटा? तो उसके ये समानुपाती आ रहा है। समझ में आ गया इतना? स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर। ताप का नियम दिया किसने? चार्ल्स ने। दाब का नियम दिया किसने? चार्ल्स ने। क्लियर है? जब ताप स्थिर है तो हम यहां क्या लिखेंगे? P, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर लिखेंगे। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? टेम्परेचर। वॉल्यूम से तो कंपेयर होना ही है। इसमें सीधी सीधी बात ये पूछी जा रही है कि एक बलून में, काय में? एक बलून में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? यानी आपका टेम्परेचर 33 डिग्री मार्केट, यानी आपका जो 40 डिग्री टेम्परेचर है मौसम में, नॉर्मल गर्मी है। कैसी है? नॉर्मल गर्मी है। अब हमने क्या किया कि बलून के अंदर गर्मी बढ़ाना शुरू कर दी। क्या किया? हमने यहां पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उसको फूंकते ही जा रहे हैं, फूंकते ही जा रहे हैं, फूंकते ही जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको हम जितना ज्यादा उसमें हम क्या देंगे? प्रेशर। उसका ठीक उल्टा भड़ाक से फट जाएगा कुछ देर बाद। वो क्या होगा? समझ गए बात को? देसी भाषा में आप समझ लो। ठीक है, बात करते हैं चार्ल्स चाचा की। किसकी? चार्ल्स चाचा की। उन्होंने कहा कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है सर, प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो हमारा वॉल्यूम भी घटेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आ रहे हैं अब साइंस में, और अब आप लोग आदत डाल लो हर एक की फॉर्मूला याद करने की, क्योंकि साइंस अब कठिन हो चुकी है। ठीक है, अभी बच्चों ने जो आपके कांस्टेबल का पेपर दिया था जेल प्रेरी का, उसमें आपके ये ही आए थे। अब थ्योरी का जमाना गया। अपन ने जो सरल सरल थ्योरी पढ़ी, ताली बजा रहे थे, खुश हो रहे थे बहुत, अब वो कम आता है, अब ज्यादा आते हैं ये। तो आदत डाल लो काय की? फॉर्मूले याद करने की। क्लियर हुआ आपको? ओके, इतने कोई समस्या समझने में? लिख लिया अच्छे से? दोबारा दोहरा रहा हूं, मैच कर लो एक बार। ठीक है, बॉयल का नियम, इसने क्या किया? आदर्श गैस का दाब व आयतन पर संबंध दिया। काय पर दिया बेटा? दाब व आयतन पर। तो उसने क्या कहा कि जब ताप फिक्स है, क्या? ताप फिक्स है, तो आपका जो दाब है आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? यानी आपका दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी उल्टा होगा। कैसा होगा? अब चार्ल्स महोदय ने क्या कहा कि जब दाब फिक्स है तो आयतन ताप का समानुपाती होगा, यानी आयतन बढ़ा तो दाब बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप घटा तो आयतन घटा। समझ गए बात को? बस इतने से क्वेश्चंस आता है। सामने ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, या फिर इस नियम का नाम लिखा रहेगा, या थ्योरी में लिखा रहेगा कि बताइए स्थिर दाब पर ताप का आयतन पर क्या फर्क पड़ता है। तो आपको लिखना होगा बढ़ने में बढ़ता है, घटने में घटता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट रहता है। चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन ही कंडीशंस बन सकती हैं। इसमें कितनी कंडीशन बन सकती है? तीन। अगर आपका टेम्परेचर में बढ़ाता हूं तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो आपका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर कम करता हूं तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये चार्ल्स चाचा नियम दे गए थे, इसको पूछने के तीन तरीके रहेंगे। पहला क्या रहेगा? ऊपर लिखा रहेगा बताइए चार्ल्स के नियम के अनुसार कौन सा गलत है और कौन से तीन सही है। दूसरा क्या लिखा रहेगा? बताइए स्थिर दाब पर ताप और आयतन में क्या फर्क पड़ता है, और नीचे तीन ऑप्शन लिखे रहेंगे, वो सही हो जाएगा। या फिर ये फॉर्मूला लिखा रहेगा V परपेंडिकुलर T। ठीक है ना? समझ में आ गया इतना? किसी कोई डाउट? अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, क्या होता है? समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर क्या आ जाता है? कई बार पेन थोड़ा सा मजाक करने लगता है मेरे साथ। P बराबर K अपॉन V, यानी जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां बराबर व K आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? यहां पर K क्या है? एक नियतांक या कांस्टेंट है। क्या है ये? नियतांक। वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। नियतांक व कांस्टेंट है। अब ये बता क्यों रहा था, उसके पीछे रीजन सुनो। ये V कहां चला जाएगा? P के पास। V कहां चला जाएगा? P के पास। तो K बराबर क्या हो जाएगा?
P इंटू V क्या हो जाएगा। अब जो एडवांस प्रकार के प्रश्न है वो इस प्रकार से बनेंगे। बताइए दो अलग अलग परिस्थितियों में, दो अलग अलग परिस्थितियों में, समझिएगा, 1 मिनट लगेगा जरा। यहां दिखता है प्रॉपर आप लोगों को? थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। हेलो जी, बोलो, जल्दी बोलिए। हाँ सर मैं लगा रहा, बस क्लास में पढ़ा रहा था, 10 मिनट लगा रहा हूँ। ओके हाँ, अब बात आ रही क्या है कि आपकी P इज इक्वल टू के अपॉन V हो चुका है, ठीक है। यहां K बराबर क्या हो गया, P इंटू V हो गया, ठीक है। अब बात आएगी, यानी प्रश्न कैसा आएगा ये सुनिए। यहां पर आपको दिया जाएगा P1 बराबर 5। क्या दिया जाएगा बेटा? P1 बराबर 5, यानी प्रेशर 1 कितना है 5। B1 यानी वॉल्यूम यानी आयतन कितना है आपका 10। कितना भैया 10। प्रेशर 2 आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। और वॉल्यूम 2 आपको दिया हुआ है कितना 5, ठीक है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P1 बराबर V1, के तो कांस्टेंट है, फिक्स है। P2 बराबर V2, क्या लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला? P1 बराबर V1, P2 बराबर V2। अब हमने P1 की वैल्यू क्या लिखी 5, क्या लिखी बेटा? V1 की वैल्यू क्या लिखी हमने? तो P1 इंटू V1 5 इंटू 10। P2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 5 10 50, 5 इंटू 10 50। ये कहां आ जाएगा आपका नीचे। आंसर क्या आ गया आपका 10। ये आपको निकालने के लिए प्रश्न में आएगा अगर इससे आता है तो, यानी गैसों के नियम से प्रश्न जो आएंगे वो ऐसे आएंगे। अब समझ गए बात को, इससे हार्ड नहीं आएगा। ओके, इसको समझना ज्यादा कठिन नहीं है। आज टाइम अपना हो चुका है, कल आपको वापस से समझा दूंगा, ठीक है। प्रश्न अधिकतम से अधिकतम इतने ही हार्ड आएंगे, इससे हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि यही आपके लिए हार्ड हो जाना है। साइंस में बच्चे थ्योरी पढ़ के चले जाएं, यही बहुत होता है। अब 2022 में जो पेपर हुआ है, सिपाही वाला हुआ था ना, 21 में हुआ था, कब हुआ था, उसमें आपके ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाने लगे हैं जेल परेडी में, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको रट डालेंगे, ठीक है। नोट डाउन मत करो, कल करवा दूंगा अलग से, ठीक है।